अस्सलाम वालेकुम। आपको एक्सप्रेस न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन जमहूर का मंशूर में खुशामदीद। पाकिस्तान के इंतखाबात आने वाले हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद साल जो हैं वो हमारे मुआशी मसाइल के हवाले से वो बड़े मुश्किल साबित हुए हैं। हमारी जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मुआशी मामलात को संभालने के लिए कोशिश तो बड़ी की और इक़दामात भी बहुत सारे उठाए गए, लेकिन मईशत में काबिल जिक्र बेहतरी नहीं आ सकी। ऐसा लगता है कि हमारी सियासी जमातों की जो मईशत है वो मईशत पर तवज्जो कम है और वो उलझी हुई हैं अपने बयानियों में कि हमने इदारों के साथ क्या अप्रोच रखनी है और अपने जो कानूनी और सियासी मामलात हैं उनको कैसे चलाना है। फिर पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका बराह रास्त असर भी हमारी मईशत पर पड़ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो सियासी जमातें हैं वो दीगर मामलात में भी उलझी रही कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, बचना कैसे है। अब यह सूरत हाल जो है वो इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी। कर्जों की वापसी है, डॉलर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और IMF के साथ मामलात को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत क्या इन मामलात को संभाल भी सकती है या नहीं। गुज़िश्ता 16 माह की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसका चैलेंज भी सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज ही था। मखलूत हुकूमत में शामिल बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उनकी जो हुकूमत रही उस पर मुल्की मैशत को इस नहज तक लाने का इल्ज़ाम आयद करती रही, जहाँ तक कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पैदा हो गया। मखलूत हुकूमत के बाद मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने और मैशत को वापस पटरी पर लाने के दावे तो किए गए, ताहम दूसरी जानिब सूरत हाल ये रही कि मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में तारीख के बड़े इजाफे देखे गए। IMF प्रोग्राम में जो बहाली है उसमें ताखीर की वजह से पाकिस्तानी रुपए पर भी बेपनाह दबाव बढ़ा। अब इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आती है वो किस तरह से मामलात को लेकर आगे बढ़ेगी, क्या किसी जमात में ये सलाहियत मौजूद है कि वो मुआशी तौर पर मुल्क को आगे बढ़ा सके। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTIP ने अपने मंशूरों का ऐलान किया और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इंतखाबात में कुछ ही रोज बाकी रह जाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून जैसी जमात अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं कर सकी। मुआशी चैलेंजेस के हल के लिए मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं क्या उनकी कोई तैयारी है, क्या किसी के पास कोई टीम मौजूद है जिसकी बहुत ज्यादा बात की जाती है और जिसकी बिना पर वो ये कह सकें कि वो इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं। इस पर आज के जो है वो हम इस 1 घंटे में जो है वो इस पर बात करेंगे। कुछ बड़े मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इन मामलात पर डिस्कशन करेंगे। शहबाज राना मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, मेरे कॉलीग हैं, अपना शो होस्ट करते हैं, ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, मईशत पर बड़ी गहरी नज़र है। शहबाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुज़म्मिल असलम साहब तर्जमान रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, एक्सपर्ट भी हैं, लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू सो मच आपके भी वक्त का। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब एक्सपर्ट हैं, माहिर मईशत, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी। मैं शहबाज राना आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो हमारी जो सियासी जमातें हैं, और ये रहा भी है, हर दफ़ा एक पहले से कह दिया जाता है हमारे पास टीम मौजूद है और इस मरतबा इंतखाबात में अब कुछ ही रोज़ बाकी हैं, लेकिन ये क्या वजह है? सियासी जमातें इस वक्त क्या वो बहुत ही उलझी हुई हैं कि उनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, या फिर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि मुआशी टीम हर एक के पास जो है वो क्या है? क्योंकि मुझे 2018 के इंतखाबात याद है, उससे पहले बात हो रही थी, असद उमर साहब जो है वो एक तरह से मिनिस्टर इन वेटिंग जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग थे, तो इस मरतबा क्यों मुख्तलिफ है ये? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं रहमान साहब। एक तो ये कि अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तो यकीन ही नहीं था कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। अब उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। अब उसके बाद फिर सियासी जमातें थीं कि अब विदिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें किस कैंप ने आ गया ना। अगर नवाज शरीफ साहब कहा तो ये जा रहा है कि PMLN जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, गॉड नोज कौन बनाता है, बट अगर PMLN भी बनाती है तो उसके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, तो PM के कैंडिडेट के साथ हो सकता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर का कैंडिडेट भी चेंज हो जाए। जो खुद पोटेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो ही सीम नॉट। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दोनों की इकोनॉमिक टीम सेम ही है, फर्क है। अच्छा, अगर वो छोटे भाई की सेम, क्योंकि पहले तो वो मिफ्ता इस्माइल थे, पहले उनकी चॉइस और थी, उनकी चॉइस और थी, लेकिन फिर डार साहब जो है वो
यहाँ पर भी जो है वो चॉइस बनकर आ गए। वो चॉइस फिर वो कंपल्शन भी होते हैं, बड़े भाई की बात भी तो माननी होती है ना, सारी बातें हम मना तो नहीं करते ना बड़े भाई को। तो उस पर खुद भी अब इसमें एक बात ये भी है कि इसहाक डार साहब खुद क्या इंटरेस्टेड है या नहीं, क्या वो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं, क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोर्टफोलियो उनके लिए क्रिएट होगा, तो इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। यही वजह है कि आपको शेडो फाइनेंस मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा। उसके साथ ही अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें आपको ऐसा कोई टावरिंग पर्सनैलिटी नजर नहीं आती। जो बड़े नाम है वहाँ पे वो सैयद नवीद कमर साहब हैं, आपके सलीम मांडवी वाला साहब हैं, यही दो बड़े नाम है वहाँ पे जो इकोनॉमी को डील करते हैं। पीटीआई का तो अभी चूंकि सच को आपको पता है कि उनका सीन अभी लग नहीं रहा, बट उनके पास अगर जो बचा हुआ है उनके पास ह्यूमन रिसोर्स, उसमें तैमूर सलीम झगड़ा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, बाकी आपको ऐसे लोग नजर नहीं। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो वज़राए खजाना है उसके बाद ये तासुर जोर पकड़ने लगा कि शायद वज़राए खजाना कहीं और से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते। क्या ये वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ने ये स्पेस दे दी है या वो पीछे हट गई हैं? देखिए एक फैक्टर ये भी था कि पीटीआई के पास जेन्युइन अगर कोई बंदा था तो असद उमर था जो उन्होंने तैयार किया हुआ था। उसके बाद हमाद अजहर साहब थे, हमाद साहब को इन्होंने 2 हफ्ते के लिए इंटरिम 2 हफ्ते के लिए आए, बट वो पोटेंशियली एक हो सकते थे। उनको पहले इनिशियली आपको याद है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू लगाया गया था, बाद में उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ जब उन्होंने बहुत ज्यादा उसको ब्लास्ट किया पीएमएलएन को अपनी एक बजट स्पीच में, तो खान साहब को वो पसंद आ गया, तो उनके ठीक है उन्हें वजीर बन सकता है पूरा, तो उनको पूरा वजीर बना दिया गया था। तो अब ये एक डायलेमा है आपके यहाँ। अब देखें ना, अभी तक पीएमएलएन का इलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं है, शायद 27 जनवरी को वो दे रहे हैं। अगर वो देते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं दिया, उनके 10 पॉइंट्स आए हैं जी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो नहीं दे रही, हमें ये नहीं पता कि उनकी इकोनॉमिक टीम में कौन है, उनका विजन क्या है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आज आके जो आपको बयानात नजर आ रहे हैं उसमें सारे अखराजात करने की बात कर रहे हैं, सारे उधार लेके खर्चे करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई एक प्लान विजन जो कंट्री के लिए है ना, किसी की तरफ से सामने नहीं है। और उसकी वजह यही हो सकती है कि पीछे किसी को पता ही नहीं है कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर, उसका विजन क्या है। मैं जरा मुजम्मिल आपकी इस पर राय चाहता हूं, ये क्या वजह है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, क्या इस पर बात कम होती है कि उनकी इकोनॉमिक टीम में कौन आएगा, कौन उसके लिए तैयारी कर रहा है और क्या पॉलिसी बनानी है? क्योंकि ऐसा लगता है कि सियासी जमातें उलझी हुई हैं अपने जो बयानिए हैं, इदारों के साथ जो मामलात हैं उनको लेकर, और अपने जो कानूनी मामलात जो अदालतों के अंदर चल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तफसीलात दे दूं, शायद पहले ये मीडिया में नहीं हुई बात इस बारे में। 2022 अप्रैल को जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी, शायद उसके 1 हफ्ते के अंदर खान साहब ने जो है शौकत तरीन साहब को एक टास्क दिया था, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि इलेक्शंस की डेट सर्टेन नहीं थी कि 3 महीने में हो जाए इलेक्शन, 6 महीने में हो जाए, ठीक है ना जी। तो उन्होंने एक टास्क दिया था कि आप इकोनॉमिक प्लान्स बनाना शुरू कर दें, और इकोनॉमिक प्लान्स के लिए जो है आप जो भी बेस्ट रिसोर्सेस दुनिया और पाकिस्तान में है ना, और जिनसे आपकी नेटवर्किंग है, उनको आप इकट्ठा कर लें एक जगह और सबको जो है सेक्टर्स दे दें। तो मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट करता था सारी चीजें, तो हमने 18 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, और उसमें से हमने तकरीबन पिछले साल आप ये जो जो पिछले साल मई जून था, जो बजट से पहले हमारे जो है 12 सेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिए थे। अच्छा। और उसमें हमारी पार्टी के जो 6-7 जो उस वक्त इकोनॉमिक टीम के लोग थे वो भी शामिल थे, जिसमें हमाद अजहर थे, तैमूर झगड़ा थे, जो है मैं खुद था, शौकत तरीन साहब थे, असद उमर साहब भी थे उस वक्त, ये लोग थे, और तकरीबन 15 से 20 लोग बाहर से थे, अलग अलग सेक्टर स्पेशलिस्ट, बल्कि हमायूं अख्तर भी थे, वो जमशेद चीमा भी हमारी एग्रीकल्चर टीम में थे। तो वो हमने ये तैयार कर लिए थे। फिर जो है ये जो सारा सिलसिला चलता रहा, उसके बाद पीडीएम आई, पीडीएम के आने के बाद मुल्क की जो माशी परफॉर्मेंस है वो एक अलग डगर पे निकल गई, रुपया निकल गया मुल्क में, वो डिफॉल्ट वगैरह। तो हमने उन प्लान्स को फिर टेलर करके भी बना लिया। तो आज की तारीख में जो है हमारा जो इकोनॉमिक टीम ने, जो हमारी मैनिफेस्टो टीम को जो है आज से 4 से 5 महीने पहले इकोनॉमिक मैनिफेस्टो हम जमा करवा चुके हैं, और दूसरा फिर हमारा जो मैनिफेस्टो ओवरऑल पार्टी का था वो भी जो है तकरीबन नवंबर की लास्ट वीक का हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास चला गया है, और जो हमारा मैनिफेस्टो है वो 160 पेजेस का है।
ठीक है, लेकिन वो हालात और वाकयात, कभी बल्ला आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, हाँ। तो उसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाया। तो किसी दिन भी जब रिलीज होगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बाकियों से इस काम में हम तो बड़ा नजर आएंगे। एक कंट्रास्ट मुजम्मिल भाई देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो महीने थे और पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें बहुत बात थी कि मईशत का क्या होना है, आईएमएफ प्रोग्राम आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको पता है सारे टॉक शोज के अंदर मीडिया के तवज्जो, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस थी। लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो बहस का तो जाविया ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, बात यह कि वो हमें तो, हमारा तो बहस के हम अब तो वो हिस्सेदार ही नहीं रहे ना। ये तो आपकी मेहरबानी, आज आपने टीवी चैनल पे ले लिया, तो अब तो हमारे जो कोई एक दो लोग हैं उनको ले लेते हैं, बाकी तो और मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही पीटीआई का नुक्ता नजर लिया ही नहीं जा रहा ना। तो वो एक अलग बात है कि आप नहीं ले रहे, आईएमएफ लेती है हमसे बार बार। आईएमएफ ने जुलाई में भी हमसे मुलाकात की थी, नवंबर में भी ख्वाहिश जाहिर की, ठीक है, तो आप लोग नहीं लेते, वो एक अलग बात है। तो लेकिन ये कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सामने बैठा हूं, ये काम मेरे ही हाथों से हुआ और तो ये हमारे पास चीजें तैयार पड़ी हैं, लेकिन मैं ऑथराइज नहीं हूं टू रिलीज करने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तो, वरना आपकी पार्टी को अभी तक दे देना चाहिए था। ये तो हम कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को अभी तक दे देना चाहिए था, किसी जमात हमारा तैयार है, मंशूर के ऊपर वो तवज्जो ही नहीं है। जी जी चले ठीक है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये क्या है, आपको इसकी वजह क्या नजर आती है हमारे डिस्कोर्स के अंदर? क्या मईशत पे वैसे तो बहुत बात होती है, कंसर्न भी है, लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो नाराज भी होते हैं, डॉलर ऊपर नीचे होता है तो उस पर भी जो है वो बहुत ज्यादा बात होती है और ये पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है वो उसका हिस्सा होता है। लेकिन इंतखाबात के आते ही ऐसा लगता है कि लोगों को शायद इन चीजों की परवाह नहीं है, या फिर आप इससे डिसएग्री करते हैं? देखिए रहमान, बात यह है कि इस वक्त इन्फ्लेशन, इस वक्त जॉब्स का ना होना, इस वक्त हमारे जो फिस्कल का खसारा है उसका बढ़ा हुआ होना, हमारी आईएमएफ पे डिपेंडेंस होना, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब ऑलमोस्ट सुकड़ रही थी, कुछ नवंबर के नंबर बेहतर हैं, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वीक होना, हमारे बिजली के खसारे इतने बढ़े हुए होना, अगर ये सब सेंटर स्टेज नहीं होगा तो और कुछ भी सेंटर स्टेज नहीं है। आई थिंक कि ये अदराक तो सबको है कि इकोनॉमी को ठीक किए बगैर, आईएमएफ के साथ चले बगैर, पाकिस्तान का बजट ठीक किए बगैर आप इस मुल्क को उस तरह कंफर्टेबली नहीं चला सकते। बट आई थिंक कि उसकी जो डेप्थ की जरूरत है वो ऑब्वियसली वो तो पॉलिटिकल पार्टी सामने रखेंगी, तो तभी हम कह सकते हैं कि उसकी क्या डेप्थ है ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, उसका क्या लाए अमल है उसको ठीक करने के लिए। बट रहमान, मैं आपको एक बात बताऊं कि द जैकेट इज प्रिटी स्ट्रेट, और जो अगले 6 माह की अगर आप देखेंगे कि किस तरह इकोनॉमिक मैनेजमेंट होगी, पाकिस्तान इस आईएमएफ प्रोग्राम को खत्म करेगा, एक नए आईएमएफ प्रोग्राम की तैयारी करनी होगी। वन होप्स के पॉलिटिकल पार्टीज को इसका फुली अदराक हो, एस्टैब्लिशमेंट को इसका अदराक हो, और आपको उस प्रोग्राम में जाने के लिए अगर तैयारी कर लेंगे तो वो प्रोग्राम आपके लिए स्ट्रक्चरली बेहतर होगा। नहीं करेंगे तो आईएमएफ की जो ज्यादा डिक्टेट्स हैं उस पर चलेंगे। फिर आपका एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो आपका बजट है, उसमें आपने एक्सपेंडिचर को कैसे संभालना है। आप इस साल इतना बड़ा खसारा कर रहे हैं, आप पिछले 3 साल से 7.5% का खसारा कर रहे हैं, 2-2.5% आप खसारा करते हैं अपनी एसओईज में। कोई भी मुल्क 10% का खसारा कर रहा है, उसमें इन्फ्लेशन भी इसी तरह होनी चाहिए और उसको करंट अकाउंट का भी बार बार सामना करना पड़ेगा। सो उसका हमने क्या करना है। अच्छा। अब अगर मैं इन 2 ही मसाइल को देखूं, आईएमएफ की ट्रांजिशन, बजट का रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टीज हमें इन 2 मसाइल पे क्लियरली एक पाथ दे सकती हैं? दैट रिमेन्स टू बी द सीन। दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली एक एसआईएफसी के अंडर एक फ्रेमवर्क चलना है, ये भी बात बड़ी क्लियर है। सो आई थिंक जो ऑल इन ऑल आई थिंक दैट इज हाउ द नेक्स्ट 6 months विल प्ले आउट इन पाकिस्तान। अच्छा शहबाज, आईएमएफ के हवाले से क्या जो है वो आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन है? क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जब नहीं आई होती है, जो असद उमर साहब ने जो उस वक्त किया कि उन्होंने कहा कि बस अब हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, उसकी तो पाकिस्तान है कि उसकी कीमत तो जो है वो हमारी इकोनॉमी को जो है वो देनी पड़ी। बट क्या ये जो गवर्नमेंट इन वेटिंग होगी या गवर्नमेंट जो आएगी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट,
उसको क्लियर है IMF के हवाले से? आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अब क्लैरिटी है कि IMF के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है? देखिए, इलेक्शन के बाद लास्ट वीक ऑफ जुलाई था और असद उमर ने एक इंट्रैक्शन किया था, उसमें कुछ पाकिस्तान जर्नलिस्ट थे, कुछ फॉरेन मीडिया था, तो उन्होंने बता दिया था कि IMF इज़ द लास्ट ऑप्शन। दे वर वेरी क्लियर। दिसंबर 2000 PTI भी क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर थी, और प्लान तैयार होके दिसंबर 2018 में इमरान खान साहब को पेश कर दिया गया कि IMF से चीज़ें बाय एंड लार्ज तय हो गई थी। वहाँ पे जो गड़बड़ की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं आई होप कि PTI में से कोई अभी हो और ये बात को रेक्टिफाई कर सके। मुजम्मिल साहब को शायद ना पता हो या शायद इनके साथ ये चीज़ शेयर हुई हो, वहाँ पे जहांगीर तरीन ने उस चीज़ को रखवाया था। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2018 की। प्लान तैयार हो गया था और वहां से आपको याद है फिर एक बात चली थी प्लान बी की, कि जब वो खान साहब को प्लान पेश हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको बताया कि ये इसके नुकसानात और ये फायदे हैं, तो नुकसानात वाली चीज उनको ज्यादा हावी लगी, तो प्लान बी की तरफ तैयारी कर दी और उसमें जहांगीर तरीन का बड़ा रोल था। अच्छा, अब कमिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट, अब यहाँ पे इस वक्त भी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आपके पास IMF के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, जब आप ये कहते हैं कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं, तो एक तो ये प्रोग्राम है जो गालिबन अप्रैल में मुकम्मल हो रहा है, 12 अप्रैल को खत्म हो उसके बाद भी आप कह रहे हैं नया प्रोग्राम भी जो है वो साइन करना पड़ेगा। 3 से 4 साल का प्रोग्राम, 3 से 4 साल का प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो एक ही सूरत में उसे अवॉइड किया जा सकता था अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो प्लान्स थे, कोई जो 60-70 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी लाना चाह रहे थे, उसमें कुछ इनको अपफ्रंट में चीजें मिल जाती तो IMF डेफर या डिले हो सकता था। उसके अब चांसेस बहुत कम है। इस स्टेज के ऊपर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, अभी हमने UAE ने आपको इसी महीने रोल ओवर किया है। एक उनकी बल्कि पेमेंट थी 17 जनवरी को और एक 23 को जो कल गुजरा है। 2 अरब डॉलर पे करना, तो उन्होंने रोल ओवर 1 साल के लिए कर दिया और ये फिर अगले साल फिर जनवरी में ये सवाल खड़ा होगा। मार्च में 2 अरब डॉलर चाइना का मैच्योर होने जा रहा है। अप्रैल में 1 अरब डॉलर हमने एक बॉन्ड वापस करना है। इसी तरह एक लाइन लगी हुई जो अपने पैसे वापस करने हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो या तो कोई ऑल्टरनेट प्लान दे दे कि IMF के पास नहीं जा रहे, ये हमारे पास 15 से 20 अरब डॉलर का कैश आ गया या 6 माह में आ जाएगा तो ठीक। अगर किसी ने यहाँ पे सियासत करने की कोशिश की कि हम IMF नहीं जाएंगे, हम खुद इन्हिसारी पे रिलाई करेंगे, तो वो मुल्क और इकोनॉमी का ज्यादा नुकसान करेगा। IMF के अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। ठीक है, मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो हुकूमत जो भी मामलात को संभालेगा 8 फरवरी 2024 के बाद, क्या जो है वो उसके लिए चैलेंजेस होंगे और क्या सलाहियत है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर खाकान नजीब, मुझे ये बताइए, आप एग्री करते हैं कि IMF प्रोग्राम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? और फिर एक चीज जो कि आने वाली जो हुकूमत है उसको करनी है, वो इन तमाम के तमाम मामलात को आगे बढ़ाना है, एक तो IMF के साथ, और फिर दूसरा ये जो यहाँ पर लोगों को महंगाई का जो इशू है, आई थिंक ये सबसे एक बड़ा सवाल है जो आम लोग पूछते भी हैं और आम लोग चाहते भी हैं कि अगर और कुछ हो ना हो, इलेक्शन से एक चीज बेहतर हो जाए शायद कि महंगाई को थोड़ी कंट्रोल हो जाए। आपको लगता है मुमकिन होगा? एक तो रहमान साहब बिल्कुल क्लैरिटी रखनी चाहिए कि IMF इज द सेंसिबल ऑप्शन। ये प्रोग्राम अगर आपका मार्च के एंड में खत्म हो जाता है तो आपको एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो फिस्कल कंसोलिडेशन, मॉनेटरी टाइटनिंग, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी सेक्टर प्लस SOEs, इन सब में अपनी तैयारी कीजिए कि आप क्या चीजें सामने रखना चाहते हैं जो उस IMF प्रोग्राम का जुज बन सके। मैंने हमेशा कहा है कि जो मुल्क बेहतर अपनी तैयारी करके जाते हैं उनको ज्यादा कंफर्टेबली IMF की जो प्रोग्राम है उसकी ओनरशिप भी उनके पास रहती है और वो फिर उसको 3 साल चला भी सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कई प्रोग्राम किए, हम प्रोग्राम कंप्लीट भी नहीं कर पाते। 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने कंफर्टेबली कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट करने का एक अहम जुज ये था कि एक अच्छी टीम थी। आई थिंक दे वर एबल टू स्टीयर दैट प्रोग्राम। अब भी एक तैयारी करें तो आपको ये प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक गोइंग टू अ बैंक एंड सेइंग कि ये मेरा प्लान है, इस पे आप मुझे फाइनेंस कीजिए, बिकॉज आपको बहुत सी और फाइनेंसिंग मल्टीलैटरल, कमर्शियल, बायलैटरल और आपकी फ्रेंडली कंट्रीज, ये सब तब मुहैया होगी। और ऑन दी एवरेज एक बहुत ही, अगर आप जनरल फिगर देखें तो 25 अरब डॉलर हर साल अगले 3 साल आपको करंट अकाउंट प्लस माइनस करके चाहिए हैं।
सो उनको कंफर्टेबली इंश्योर करने के लिए रिजर्व $8.5 अरब पे हैं, उसको बिल्ड करके $20 अरब पे ले जाने के लिए और अपने दुनिया को बताने के लिए कि यू आर सीरियस अबाउट रिफॉर्म, आई थिंक IMF वुड बी योर सेफर बेट। पर उसकी तैयारी करेंगे तो प्रोग्राम होगा, वरना जैसे लास्ट प्रोग्राम खत्म हुआ, इन बिटवीन प्रोग्राम्स को छोड़ना अगेन बहुत डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है। और स्मूथ ट्रांजिशन भी बहुत जरूरी है। इस साल भी अभी कुछ रकूम बाकी हैं जो महंगाई वाला इशू है, उस पर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये अगला साल आप कैसा देख रहे हैं? सो देखिए, महंगाई पे मेरा जो व्यू है ना वो बहुत फंडामेंटल है। सो इट्स वेरी डिफरेंट जो एक गुफ्तगू होती है। देखिए, महंगाई आपकी इसलिए है कि एनर्जी सेक्टर कंप्लीटली इनएफिशिएंट है और उसकी कीमत उस तरह बढ़ी है जो प्राइस में बहुत बड़ा फैक्टर बन रही है। नंबर 2, महंगाई इसलिए है कि पैदावारी सलाहियत बहुत कमजोर है। आप क्योंकि यील्ड्स कम करते हैं, आपके क्रॉप्स भी महंगे हैं, आपकी चीनी भी महंगी है, आपकी कॉटन भी महंगी है, आपकी मेज भी महंगी है, आपकी वीट भी महंगी है। सो ये नंबर 2 जोज है। तीसरी वजह आपकी महंगाई की यह है कि चूंकि आप दुनिया में कुछ नहीं बेचते, आपके रुपए की कदर में कमजोरी आती चली जाती है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आपको दुनिया से ज्यादा अफेक्ट करती है। सो ये तीसरा जोज है महंगाई का। चौथा बहुत बड़ा जोज ये है जो कोई बात नहीं करता, अगर आप मालियाती खसारा 8-8.5 हजार अरब का रन करेंगे तो इसका मतलब है कि इतने ही नोट छापे जाएंगे। तो अगर हम मॉनेटरी टाइटनिंग करके रोक भी लें प्राइवेट सेक्टर को, तो आपका जो फिजिकल का खसारा है वो इतने बड़े नोट छाप रहा है कि उसकी वजह से वैसे ही जो डिमांड पुल भी है वो भी खत्म नहीं हो रही। अब ये 4 जूस जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपकी महंगाई निकलेगी नहीं, और ये फंडामेंटल रिफॉर्म मांगता है। बट हैविंग सेड दैट, लेट मी से दिस, आने वाले दिनों में हम महंगाई की शायद पीक से गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो पहले 38% तक चली गई थी, अब 29-30 पे है। ये आने वाले दिनों में हो सकता है 18-20% पर आ जाए। बेस इफेक्ट भी है, कुछ क्रॉप्स भी अच्छी आ रही हैं, कुछ दुनिया की इन्फ्लेशन भी नीचे आई है। सो बट जब तक ये 4 कलीदी इश्यूज नहीं पाकिस्तान के हल होते, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का कुल्ली तौर पर 5 से 7% में आना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, राइट। मैं मुजम्मिल एक और चीज जो कि जाहिर बात है एक हमारे वो क्या उसे कहे बज़वर्ड बन जाता है और हमारी मईशत में भी इसका बार बार जिक्र होता रहा है, वो है मिसाक़े मईशत। और ये बात कही जाती रही है कि शायद किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं है, एक पार्टी के बस की बात नहीं है मामलात को जो है वो चलाना। आप लोगों को ऑफर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी, शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे। क्या आप समझते हैं कि एक पार्टी के बस की बात नहीं है और अब जो हालात हैं उसमें कोई मिलजुल कर हमें कोई सेटअप बनाना पड़ेगा कि वो मामलात को चला सके, या फिर आप समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ एक चीज मिसाक की जरूरत है, बाकी हर पार्टी को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी खुद बनानी चाहिए। और वो मिसाक ये होनी चाहिए कि मईशत पे सियासत ना करें। ये वन लाइनर मिसाक है। और अगर ये सारे कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा। अब छोटी सी मिसाल ले देता हूं, जब हम IMF प्रोग्राम में गए तो इन्होंने कहा PTI IMF है, इन्होंने IMF से मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा कर लिया। फिर जब हमारी हुकूमत गई तो इन्होंने कहा कि इन्होंने IMF से मुआहिदा तोड़ दिया, ठीक है ना। और हमने जो है IMF से मुआहिदा तोड़ दिया और मुल्क के साथ ये कर दिया। ये तो शुक्र है मोहम्मद जुबैर ने और डॉक्टर पाशा साहब ने भी गवाही दे दी कि क्या मामला थे। तो सिर्फ एक चीज पे अगर हम मिसाक करें कि हम जो है मईशत पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और जो राइट चीज होगी उसको सपोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि तमाम बीमारियों का जड़ इसके मतलब हल इसके अंदर है, ठीक है ना। बाकी कोई जरूरत नहीं। आप क्योंकि खुद देखिए, आप खुद तर्जुमान रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जब इकोनॉमी के साथ मिक्स होते हैं, मतलब तेल की कीमत है और बढ़ेगी तो कैसे ना हो कि अपोजिशन जमातें जो है वो हुकूमत को इल्जाम दें। मतलब मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूं, बाकी जगहों पे तो इतना नहीं होता। और फिर ये चीनी की कीमत हो गई, ये कीमतों के मामलात होते हैं, तो ये अब मुमकिन है इन दोनों को अलग अलग करना आपके ख्याल में? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये तो अब इन्होंने भी कर लिया ना, तो एक हमारा भी दौर गुजर गया, इनका भी गुजर गया। अब अगर कोई ये बोलेगा तो हमारे पास इनके स्टेटमेंट चलाने के लिए बहुत गुंजाइश है, इनके पास हमारे स्टेटमेंट चलाने के लिए बहुत गुंजाइश है। अब इस पे सियासत नहीं हो सकती, इससे आगे बात चली गई है।
मैं सिर्फ आपकी तवज्जो एक चीज पे दिलाना चाहता हूं, जो आपने मेरे दोनों आप मेहमानों से भी बात की, इस बात को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। अगर कोई ये समझ रहा है कि मार्च के बाद IMF प्लेट पे रख के आपको प्रोग्राम देगा, तो मेरी जितनी समझ-बूझ है मईशत के तालिब इल्म के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। 2018 में भी जब हमने प्रोग्राम लिया था, जैसे अभी शहबाज भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक कहा कि मैं उस वक्त नहीं था हुकूमत में, लेकिन सुनता था मैं जब आया था। IMF ने बड़ा ही सख्त, जिसे कहते हैं ना कि मेन्यू रखा था हमारे सामने, और ये शायद बल्कि खाकान साहब उस जमाने में असद उमर के साथ थे जब ये IMF के प्रोग्राम की नेगोशिएशन हुई, एंड ही नोज, इनके पास इंसाइट होगी। तो IMF ने बड़ी लंबी लंबी डिमांड रख दी थी कि इंटरेस्ट रेट्स को आप इतना हाई रख लें, एक्सचेंज रेट को यहाँ ले जाए, जो नाकाबिले कबूल थी। तो पाकिस्तान ने 6-7 महीने अपने माशी अशारियों को बेहतर करके फिर IMF की पहली वाली शर्तों से नरम शर्तों पे प्रोग्राम ले लिया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये जिसने भी बोली थी, शायद खाकान साहब ने बोली थी कि ये हमने जो प्रोग्राम के बीच में 2-3 दफा जो रोका चलाया, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी IMF की रिपोर्ट आई है ना, इसको जो मैंने पढ़ा है, उसमें एक चैप्टर है डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस। उस पे उन्होंने पाकिस्तान के डेट को हाई रिस्क पे ले आए हैं और उन्होंने उसको इंडिकेट कर दिया है। और उसमें जो है ना, ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नुक्ता होगा जिस पे IMF जो है बहुत ज्यादा सख्ती के साथ आएगा नए प्रोग्राम में। तो जिसकी भी हुकूमत होगी, नंबर 1 उसको वाज़े अक्सरियत के साथ होना जरूरी है, क्योंकि वो जो चीजें देंगे करने के लिए प्रोग्राम से पहले, वो लूड़ी लंगली हुकूमत से नहीं हो सकेगी, वो कमजोर तो हुकूमत नहीं कर सकेगी जी। वहां पे आप वाली बात ये है कि अगर सारे मिल के उस पर कंसेंसस कर लेंगे तो पूरी कौम को बताना आसान हो जाएगा, देखें जी इसमें हम भी नहीं शोर करें, वो भी ना शोर करे, और ये इनएविटेबल है। और अब बगैर IMF के लेकिन हमारा जो एक तासुर जो ये था, देखिए जो PDM की हुकूमत रही, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले लैंड माइन्स लगा कर गए और वो जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। और IMF ने जितनी सख्ती की उसकी वजह ये थी क्योंकि PTI ने अपनी कमिटमेंट्स हो रही। लेकिन ये जो आपने अभी बात की, जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा था, तो खाकान नजीब साहब, ये क्या गैर मामूली शराइत थी IMF की, या फिर 2018 और उससे पहले भी प्रोग्राम, जबकि ये समझा जाता था कि IMF के पास जाना एक बड़ी आसान ऑप्शन है, तब भी IMF जो है वो सख्ती कर रहा था? रहमान, देखें कि बात वही है जो मैंने पहले भी रखी। एक तो यह कि बिल्कुल अपना माइंड में क्लैरिटी रखें कि IMF के जाने के वक्त आपकी अपनी प्रेपरेशन बहुत मैटर करती है। और उससे मेरा मतलब यह है कि कंट्रीज को, जो हमारे 4 एरियाज हैं जिस पे प्रोग्राम मुहित होता है, उस पर बहुत प्रेपरेशन करनी चाहिए। और फिर नैरेटिव बिल्डिंग बहुत जरूरी है, एंड ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू कम ऑनलाइन, कि जब भी प्रोग्राम के इनिशियल प्रायर कंडीशंस आती हैं उस पर बड़े फैसले करने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि एक जनरल कंसेंसस अब मुल्क में बिल्ड हो रहा है कि IMF का प्रोग्राम इनएविटेबल है, IMF के प्रोग्राम की प्रेपरेशन करनी चाहिए। उसके लिए कुछ फैसले ऐसे होंगे जो तकलीफदेह होंगे, उसके लिए पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, इसका प्रॉपर नैरेटिव होना चाहिए। पर मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये डिटर्मिन करता है कि सामने आपके अगर इतनी IMF की बड़ी टीम बैठी है जो सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं, आप भी अपनी टीम बिल्ड कीजिए। मैं 12 कंट्रीज को अब ये जेन्युइनली कहता हूं कि दैट इज समथिंग यू मस्ट डू। ठीक है, राइट पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ और मईशत से जुड़े मामलात, और फिर क्या हमारी सियासी जमातों के पास इनका हल है या नहीं, इस पर बात जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं शहबाज राना। ये जो IMF प्रोग्राम पर हमने बात की, ये हमारे जो सियासी बयानिए हैं, ये कशकोल तोड़ने से लेकर IMF प्रोग्राम को अपनी फतह और अपनी अचीवमेंट करार देने तक ये हम कैसे पहुंच गए?
देखिए, एक तो हमारी जो ओवरऑल अगर पॉपुलेशन का अवेयरनेस लेवल देखें ना, वो बहुत कम है माजरत के साथ। हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाना मसला ही कोई नहीं है। सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पीटीआई बेचारी पहले उसको इतनी मार पड़ रही है और उसके ऊपर बंदा क्या क्रिटिसाइज करे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फरवरी 2022 में इन्होंने लैंडमाइन बिछा दी थी। अच्छा। मार्च के पहले हफ्ते में एक IMF का मिशन पाकिस्तान आना था जिसने अगला रिव्यू करना था, तो उससे एक हफ्ता पहले इन्होंने, वो आपको याद होगा, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पैकेज दे के सारी चीजें इन्होंने, जब वो फ्यूल की कीमतें जब 10 रुपए इन्होंने कीमत कम करके उसको फ्रीज कर दिया 3 माह के लिए, और उसके बाद फिर बिजली के ऊपर 5 रुपए फी यूनिट सब्सिडी दे दी। तो आपने IMF को सिग्नल यही दिया कि तुम ना हो, तुम उधर ही रहो जहां पे तुम हो। तो यही काम फिर अब देखें, जब PDM की हुकूमत आई, उनको, वो पहले अनपॉपुलर थे, स्ट्रीट जो वेव थी वो खान साहब के साथ थी, उन्होंने 45 दिन लिए वो गलतियां दुरुस्त करने में जो PTI ने की थी। तो और जब वो थोड़ा सा उन्होंने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया तो PMLN की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स आ गई, मिफ्ता साहब की छुट्टी करवा दी गई, डार साहब आ गए, उन्होंने आते एक स्टेटमेंट दी से IMF जो है वो ऑफ हो गया। IMF ऑफ हुआ तो उन्होंने 3 माह से पहले को मिशन ही अपना भेजा, फरवरी में मिशन है वो कभी कंक्लूड ही नहीं हुआ। तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि लोग अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनको अकाउंटेबल नहीं करते। IMF का प्रोग्राम हो, अगर चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ द डे की होती है। अच्छा। वो इस चीज को बिल्कुल बहाना नहीं बना सकती कि मैंने अगर ये मैयर लिया तो PTI जो है वो मेरा क्या करेगी, या PMLN मेरा क्या करेगी, विच पार्टी। वो जो बात मुजम्मिल असलम कर रहे थे कि अगर ये सियासी जमातें इस बात पर एग्रीमेंट कर लें कि जो मईशत की चीजें हैं उस पर हम सियासत नहीं करेंगे, मुमकिन है, क्योंकि यहां पर तो हमने जो पिछला देखा है कि सियासी जमातों ने अपने सियासी फायदे के लिए अगर उन्हें मईशत पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ी है तो उन्होंने चलाई है, और बड़े भरपूर तरीके से चलाई है। अभी तक जितने भी सियासी जमातें हैं, जिसमें PTI भी शामिल थी और PDM की गवर्नमेंट भी शामिल थी, इन्होंने जितने भी IMF के तहत इकदाम किए, उसका ज्यादातर बर्डन उन क्लासेस के ऊपर पड़ा है जिनके बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत और सकत कम थी। अभी भी आपके जो टैक्स के जो कवानीन है, आपके जो अखराजात हैं, वो जो एलीट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उसकी तरफ अभी भी टिल्टेड है। आज भी इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के अंदर एक उसका स्केड्यूल 2 है, दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उनको पता है कि जितने भी आपके टैक्सों में मराहत है, इनकम टैक्स वाली साइड पे टैक्सों में छूट है, स्केड्यूल 2 में, स्केड्यूल 4 में इन्होंने दी हुई है, उसको आज तक तो किसी ने टच नहीं किया। ये जो सिलसिला है ना कि जी कंसेंसस होना चाहिए, कंसेंसस आपके एक ही चीज के ऊपर है, तमाम जमातों का, जिसकी आवाज नहीं उसके ऊपर और बोझ डाल दो। एक रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कोई भी जमात अभी तक इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी कहा। इनके जो इलेक्शन के स्लोगन्स भी आ रहे हैं वो इसी चीज के ऊपर आ गए, इसको माफ कर देंगे, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। कोई ये बात अभी तक नहीं कर रहा कि ज़राअत के सेक्टर के साथ मैंने क्या करना है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के साथ क्या करना है, होलसेल के साथ मैंने क्या करना है। कोई ये बात नहीं कर रहा सैलरी क्लास को हमने बहुत ज्यादा मार दिया, इसके ऊपर बर्डन कम करना है। जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई भी जमात बात करने को तैयार नहीं है। तो ये इट इज इजी पॉलिटिकल ब्लेम गेम है, कर लें, पहले भी करते हैं, आइंदा भी करें, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अच्छा मुजम्मिल, एक बड़ा कंसर्न जो हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का है। पहले आप लोगों की हुकूमत थी, उसके भी आखिरी कुछ महीने इसी तरह हंगामा खेज थे, फिर PDM के तो 16 के 16 महीने इसी तरह से गुजरे, असम्बलियाँ टूटती रहीं, निगरान हुकूमतें आती रहीं, और फिर ये जो निगरान हुकूमत आई, अब जाहिर बात है ये भी एक ट्रांजिशन में थी, और इसके बाद भी हमने अभी ट्रांजिशन जो है वो इसने करनी है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, आपको लगता है कि वो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चाहिए, जो लोगों का कॉन्फिडेंस चाहिए, और जो सियासी इस्तेहकाम चाहिए, वो अब 8 फरवरी के बाद उसकी उम्मीद रखी जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि उसकी उम्मीद ना रखी जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पिछले जब PDM के दौर में एक बात हो रही थी कि जब जो हमारी बाहर सरमायाकारों से बात होती थी, नॉट ऑन द पार्टी लेवल, एक प्राइवेट कैपेसिटी में, क्योंकि स्टॉक मार्केट से मेरा ताल्लुक है, तो वो ये कहते थे कि पाकिस्तान एक अननोन में चल रहा है कि कब इलेक्शन होंगे। PDM को भी नहीं पता, 3 महीने में, 7 महीने में, या 16 महीने में। तो जब तक ये अननोन रिजॉल्व नहीं होगा ना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो नहीं आएगा। फिर आप देखें, जैसे ही PDM गई तो स्टॉक मार्केट में एक तेजी आई। उसकी वजह बुनियादी 2 चीजें थी। एक थी कि जो है हम IMF के नए प्रोग्राम में आ गए, दूसरी थी कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इलेक्शन तो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, लेकिन उस इलेक्शन से पहले जो प्री इलेक्शन, जो एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को जो है बल्ला छीन लिया गया, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, अब आई एम वंडरिंग कि 8 फरवरी के बाद किस तरीके से जो है ये शेप अप होती है। IMF की रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है इस डेट सस्टेनेबिलिटी के चैप्टर में
कि 3 चीजें हैं जो पाकिस्तान के लिए आगे बड़ी क्रूशल हैं। एक ये कि जो पाकिस्तान के कमिटमेंट्स हैं बाहर वालों से, जिन जिन लोगों से, जिन जिन ममालिक से, वो पूरे हों। दूसरा जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे बिजली, गैस, ये सारी चीजें की हैं और जो करनी है टैक्स रिलेटेड, इसकी कंटिन्यूटी हो। और तीसरा उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये जो मैं तीसरा जो फैक्टर है ना, इसको बड़ा वेट दे रहा हूं। और ये जो है, आपको याद होगा तारीख में मैंने तो नहीं, शहबाज राना इसको कंफर्म करें, जब IMF जुलाई में पिछले साल हमारे पास आया था ना, तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे राब्ते में था, तो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा कि IMF बोर्ड ने बोला है कि PTI वालों से भी आप ये प्रोग्राम डिस्कस करें और उनसे कंसेंट ले। और अभी ये जो फर्स्ट रिव्यू के लिए आए, उस वक्त भी उन्होंने ये बात की। तो और तीसरी बात ये भी मेरा ये जराया है, पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में इतना ये गैर मामूली क्यों है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हर मुल्क की होती है और हर मुल्क में ऑपोजिशन होती हैं और हर मुल्क में पोलराइजेशन चले। पाकिस्तान जितनी तो नहीं, लेकिन नजदीक तो होती ही है। तो पाकिस्तान के मामले में ये इतनी गैर मामूली आपको क्यों नजर आती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स? देखिए, कंक्लूड नहीं कर रहे ना हम चीजों को जो है मतलब ड्रैग कर रहे हैं, उसमें जो है ऑप्टिक्स अच्छे नहीं बन रहे, चीजें मूव नहीं कर रही आगे। तो जो भी यहाँ सरमायाकारी करेगा वो यही सोचेगा ना कि देखिए 45% इन्फ्लेशन है, उसके लिए कुछ नहीं करे। आपने एक महंगाई का सवाल किया था, मैं इसमें भी अपना आधे मिनट का व्यू दे दूं। देखिए, ये जो गैस की कीमतें बढ़ी है ना, ये इलेक्ट्रिक की कीमतों से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि गैस, बिजली की कीमत बढ़ती है ना, तो वो मेरा आपका बिजली का बिल बढ़ता है, हम कंजम्पशन कम कर देते हैं, AC चलाना छोड़ देते हैं, लाइटें कम कर देते हैं। गैस एक ऐसी चीज है, इसको आपको कम करना नामुमकिन है। और हर चीज में गैस इन्वॉल्व है, कपड़ा बनाने में, तंदूर की रोटी, खाद, स्टील। ये जो महंगाई है, और अभी फरवरी में वापस जो उसकी कीमतें बढ़ानी है, तो ये जो 2024 में जो तवक्को हो रही थी ना कि महंगाई की शरह तेजी से नीचे आएगी, मुझे ऐसा लगता है, और क्योंकि अभी फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ाने की भी बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में भी बहुत ऊपर महंगाई रहेगी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सारे मिलके अगर बात कम्युनिकेट करेंगे तो शायद बात बन जाए। और जो मैं आपको ये भी बता दूं, जिसकी ये जो हुकूमत जिसको भी मिलेगी ना, वो मैं समझता हूं कि बड़ी ही मुश्किल तरीन टाइम पे हुकूमत मिलेगी। वो बस अल्लाह करे, तैयारी करें वो इस चीज की कि ये जो चीजें IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, अपने उन्होंने कुछ प्लान बनाए, वरना तो ये जो है ना मार्च से जून यूं हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, और प्रोग्राम जो है ना बीच में फंसा रहेगा। ठीक, मैं राइट लास्ट में शहबाज, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारी की गई हैं, और जो PDM की हुकूमत थी या PTI की हुकूमत थी, उसके बाद जो निगरान सेटअप आया, PDM की हुकूमत के भी आखिरी दिनों में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो शुरू हो गई थी। SIFC हो गई और भी कुछ जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल्स बनी है। ये किस तरह से आप देख रहे हैं इलेक्शन के बाद नई हुकूमत इन स्ट्रक्चरल चेंजेस को पाएगी? तो क्या ये अनयूजुअल है हुकूमत के लिए, या फिर आप इस पे देखते हैं कि उनका काम थोड़ा सा आसान हो गया कि ये चीजें बनी बनाई उनको मिल गई हैं, अब इनको आगे चलाना? देखिए, इसके दो जवाब है। एक तो ये कि ये जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंज तो एक ही आई ना, कि एक SIFC की बॉडी आ गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, आर्मी चीफ उसके मेंबर है, और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के वो भी एक मिलिट्री के ऑफिशियल है। तो ये चेंज का लाने का मकसद ये था कि जब आर्मी चीफ गए थे गल्फ में, और वहां उनको कहा गया जी आप लोग तो काम करना ही नहीं चाहते, हम सरमायाकारी करना चाहते हैं, आप लेने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मसला क्या? मसला जी कोऑर्डिनेशन का है। लेकिन पाकिस्तान में जो सरमायाकारी नहीं हो रही, उसकी 8 से 9 बड़ी वजूहात, उसकी डिटेल में जाने का भी ऐसा हमारे पास टाइम नहीं है। उसमें एक फैक्टर तो कोऑर्डिनेशन का था कि आपने सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को, कि जाना किसके पास है, तमाम को आपने किसके पास जाएंगे, तमाम को आपने एक बोर्ड के ऊपर बैठा दिया। एक बोर्ड के ऊपर बैठाने के बावजूद फिर भी सरमायाकारी नहीं आई, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। उसकी वजह यह थी कि आपकी कोई भी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे टैक्स पॉलिसी हो, चाहे एनर्जी पॉलिसी हो जिसमें गैस और बिजली है, चाहे आपके दूसरे मामला इकोनॉमी से रिलेटेड हो, आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, आपका एक्सचेंज रेट हो, आपकी शरह सूद हो, किसी भी चीज के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। ये 8-9 फैक्टर्स बनते हैं, मिलते हैं, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। अब जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो दो चीजों पे इस चीज को देखेगी, स्ट्रक्चरल जो चेंज आपकी बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस क्या थी SIFC की, ठीक है, विच इज अ मिक्स परफॉर्मेंस। लेकिन जो है वो
इतना वक्त उनको जो है वो मैसर है एसआईएफसी को एवेल्युएट करने के लिए? देखिए एवेल्युएशन तो साथ साथ हो रही है ना, आउटकम्स तो आ जाते हैं ना जो चीजें हो रही हैं। एक तो ये फैक्टर उसकी परफॉर्मेंस होगी, दूसरा जो उससे बड़ा फैक्टर होगा कि वजीर आजम कौन होगा। एक आम तासुर ये पाया जाता है, विच में बी राइट विच में बी रॉन्ग, अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो एसआईएफसी ऐसे ही काम करती जाएगी। दूसरा तासुर ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो उनका जो पास का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो एसआईएफसी के साथ चल पाएंगे। तीसरा इसके अंदर ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, जिसका एक बड़ा अहम रोल होता है एसआईएफसी के अंदर। इसाक डार साहब होंगे तो उनका क्या व्यू होगा, कोई और शख्सियत होंगे उनका क्या व्यू होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो वो क्या व्यू होगा। ये सारे फैक्टर्स जो है ये फिर अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं चलेंगी या नहीं। लेकिन ये आते ही कोई भी गवर्नमेंट रिएक्शन नहीं देगी, कोई भी गवर्नमेंट आते ही को पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी। इट विल टेक इट टाइम। राइट, मेरे पास 1 मिनट है। मुजम्मिल, योर फाइनल कमेंट, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनकी हम बात करें, अगली हुकूमत का आपके ख्याल में काम आसान हुआ है या फिर जो है वो इसको वो एवेल्युएट करेंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो एसआईएफसी है इसने 6 महीने बहुत अच्छी चीजें की, लेकिन जो कुछ चीजें जो है वो करने में उसमें नाकाम हो गई। वो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गई, एफबीआर हो गया। और बाय द वे आईएमएफ की रिपोर्ट में एसआईएफसी के ऊपर बहुत ज्यादा तहफुजात आ गए हैं। आईएमएफ कहता है कि ये जो बॉडी है इसके गवर्नेंस और 2 वर्ड यूज किए थे उन्होंने, गवर्नेंस और कंप्लायंस शायद मेरे ख्याल से। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले दिनों में कि एसआईएफसी की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। आई थिंक इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे फैसले बड़े सही हो रहे हैं, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और ये भी अगली हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। इट डजंट मैटर शहबाज शरीफ आए, जो भी आए, और इसको जो है अब किस तरीके से इसको लीगलाइज, मतलब लीगल तो है, किस तरीके से इसको फिक्स करना होगा। ये ईसीसी के ऊपर एक बॉडी बन चुकी है। मतलब सिस्टम में इसकी जगह जो है वो कैसे बनती है, जो इस वक्त ओवरऑल जो मामला जो है वो जो इकोनॉमी का एक हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। राइट, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे, राना हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के जो मौशी चैलेंजेस हैं, ये किसी भी जो भी हुकूमत आएगी 8 फरवरी के बाद जो मामलात को संभालेगा उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हमारे जो है वो जब हुकूमतें मौजूद होती हैं और जब सियासत चल रही होती है तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा बात होती है मैशत के ऊपर। पेट्रोल की कीमत जो है वो 5 रुपये बढ़ जाए, 2 रुपये बढ़ जाए तो फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत पर इल्ज़ाम आ जाता है, या अपोजिशन इस पर जो है वो कहती है कि ये हुकूमत की वजह से हुआ है। कोई यही हाल दीगर कीमतों का भी है। लेकिन जो इलेक्शन है, इलेक्शन में इस पर बात बहुत ज़्यादा कम होती है। इलेक्शन हमने देखा है कि पार्टियों के इदारों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, क्या अप्रोच है, उस पर जो है वो बयानिए बनते हैं और बयानिए इस चीज़ पर बनते हैं कि उनके अपने केसेस जो है वो क्या सही थे या गलत थे और वो किस तरह से चल रहे हैं। तो पार्टियां जो है वो लोगों की जो तवज्जो है, वोटर की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने उन बयानियों का जो है वो सहारा लेते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो इंतखाबी वादे या वो मामलात जिनको उनको एक्चुअल हुकूमत में आने के बाद देखना है, जिनको चलाना है, उस पर जो है वो कोई बात नहीं करता। और पहले तो वक्त ये था कि जो है वो सियासी जमातें बताती थी कि उनकी मौशी टीम जो है वो उसमें कौन कौन शामिल है, वो किसको तैयार कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामलात जो है वो उस तरफ चले गए हैं जहाँ पर कोई सियासी जमात शायद इस बात पर तवज्जो ही नहीं देती कि उनका मंशूर क्या होना है, या उन्होंने मंशूर भी पेश करना है या नहीं करना, और फिर उन्होंने मईशत के हवाले से क्या करना है। कुछ भी कहिए, मईशत आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा और मेरा ख्याल है सियासी जमातों को इलेक्शन के साथ साथ इस बात की भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर लोग उन पर एतमाद करते हैं तो फिर उन्होंने ये मामलात हुकूमत में, चाहे कोई भी पार्टी हो जो जिसने भी हुकूमत में आना है, उन्होंने मामलात को किस तरह से चलाना है और क्या सिमत देनी है। ये सवाल हमारे वोटर्स के लिए भी अहम है और होना चाहिए और हमारी सियासी जमातों के लिए भी अहम होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।